तो दोस्तों जैसे कि स्क्रीन पर आप देखते हो, तो दोस्तों जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, जो नॉर्मल मेरा वीडियो रहता है उसमें मेरे जो वीडियो है फेस कैम के नीचे लिखा हुआ रहता है इंजीनियर सूरज लागे सिविल इंजीनियर। लेकिन आज के वीडियो में लिखा हुआ नहीं है। उसका रीज़न ये है कि आज के वीडियो में मैं आपको कोई सजेशन देने वाला नहीं हूँ, ना ही सिविल इंजीनियरिंग रिलेटेड और ना ही शेयर मार्केट रिलेटेड। उसका मैं रीज़न बता दूं कि ये वीडियो जो है मैंने किस तरह से 1 लाख रुपए से भी ज़्यादा पैसे शेयर मार्केट में डुबाए है, ये मेरा जो एक्सपीरियंस है, जिस फेज से मैं गुजर चुका हूँ, वो मैं सिर्फ आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। अब ये शेयर क्यों करना चाहता हूँ वो भी मैं आपको बता दूँ कि देखिए दोस्तों क्या है, जैसे कि मेरा सिविल इंजीनियरिंग का ऑफिस है, तो मैं अभी थोड़े बहुत पैसे कमाने लगा हूँ। आप भी जब सेटअप करोगे या फिर आप भी मे भी हो सकता है कि पास आउट होने के बाद किसी वे से आप अच्छे रास्तों से आप पैसे कमाए, तो उसके बाद कभी ना कभी आज के डेट में टेलीविज़न के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू कभी ना कभी आपको शेयर मार्केट की तरफ खींचा जाएगा। तो उस केस में इनिशियली जो एक मिडिल क्लास बंदा होता है उसके साथ क्या होता है ये आपको समझना चाहिए एज अ सिविल इंजीनियर जब आप पैसे कमाएंगे। तो इसलिए मेरा वीडियो है, और इसके लिए मैंने एक पोल भी किया था कि क्या ये वीडियो पब्लिश करना चाहिए। तो बहुत लोगों ने वहाँ पर हंसकर मुस्कुराकर कमेंट की थी कि हाँ सर, हमें जानना है कि आपके साथ एक्चुअल में ऐसा क्या हुआ। ठीक है, तो आप देखिए 2-3 चीज़ें यहाँ पर क्लियर कर दूँ। सबसे पहली बात कि अगर मैं इस वीडियो में सजेशन ये वर्ड इस्तेमाल करूँ तो एक चीज़ आपको समझनी है कि मैं खुद 1 लाख रुपए से ज़्यादा नुकसान में हूँ या फिर पैसे डुबा चुका हूँ। तो मेरे सजेशन को आपको सोच समझकर इस्तेमाल करना है, या फिर मैं कहूँगा कि पहले उसे वेरीफाई करना है। ठीक है, तो मेरे इस वीडियो में सजेशन इस वर्ड को सीरियसली मत लीजिए, ये मेरी सबसे पहली रिक्वेस्ट। और दूसरी बात कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ या फिर कोई कंसल्टेंट नहीं हूँ रिगार्डिंग शेयर मार्केट। मैं सिर्फ एक सिविल इंजीनियर हूँ, तो मेरी कुछ बातें टेक्निकली गलत हो सकती है इन टर्म ऑफ शेयर मार्केट एंड स्टॉक एक्सचेंज वगैरह जो भी चीज़ें हैं, लेकिन आपको सिर्फ मेरा अनुभव यहाँ पर जानना है। तो चलिए, अब मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लेता। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि जो 1 लाख रुपए से ज़्यादा नुकसान है वो एक्चुअली किस तरह से हुआ है। मेरे पास एग्जैक्ट अमाउंट है, अब वो रफली एक कैलकुलेशन के लिए मैं आपको बता दूं कि इसमें जो 30,000 रुपये थे वो मैंने स्टॉक जो होते हैं परचेज़ किए थे इन्वेस्टमेंट के लिए, उसमें मेरा 30,000 रुपये का नुकसान हुआ है। उसके बाद जो ऑप्शन सेलिंग होता है, मैं सिर्फ निफ्टी 50 में ही ट्रेडिंग करता हूँ। इंट्राडे हो सकता है या फिर ओवरनाइट ट्रेडिंग भी हो सकता है, जिसे हम पोजीशन होल्डिंग कहते हैं। तो ये मेरा ऑलमोस्ट 80,000 का हुआ है। तो अब ये आप रफली कैलकुलेशन कर सकते हैं कि 1 लाख के ऊपर ये नुकसान हो चुका है। ठीक है, अब पहली बात ये कि इन सब के रीज़न क्या है, तो मैं 2 टॉपिक में इसे डिवाइड करना चाहूँगा कि एक जो 30,000 का नुकसान था वो क्यों हुआ, उसकी रीज़न क्या है। लेकिन एक चीज़ बता दूं कि इस चीज़ को करने के लिए आप में से कई लोग मुझे पूछेंगे कि सर आपने ऐप कौन सा यूज़ किया था वगैरह वगैरह, तो वो सब चीज़ें मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इवन मैं एक और चीज़ डिस्क्रिप्शन में देना चाहूँगा, वो ये कि अगर आप एज अ सिविल इंजीनियर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो या फिर ट्रेडिंग करना चाहते हो, तो विथ माई एक्सपीरियंस जो मैंने सीखा है, तो उससे एक छोटा सा आर्टिकल मैंने वहाँ पर लिखा है कि क्या आपको सच में करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो वो भी आप देख सकते हैं ये वीडियो ख़त्म होने के बाद। कोई ज़बरदस्ती नहीं है, क्योंकि मैं 1 लाख डूब चुका हूँ तो ये तो नहीं बता सकता कि आप भी कीजिए। ठीक है, लेकिन आगे बढ़ते हैं। वीडियो में एक जो चीज़ है वो ये है कि 30,000 का जो इन्वेस्टमेंट है वो लॉस में कैसे कन्वर्ट हो गया है, ये सबसे पहली बात। देखिए, इसमें रीज़न मैं बता दूं। पहले तो मेरा इंटेंशन क्या था, क्यों मैंने वहाँ पर इन्वेस्टमेंट किए, क्या एक ही दिन में इतनी अमाउंट नहीं। देखिए क्या है, मैंने एक छोटी अमाउंट थी, मतलब मान लीजिए कभी 7,000 का इन्वेस्टमेंट, कभी 5,000 का, कभी 10,000 का, तो ऐसे करते हुए कभी 15,000 का, तो ऐसे करते हुए मैं ऑलमोस्ट 30,000 का वहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर दिया। ठीक है, अब वो स्टॉक के मैं यहाँ पर नाम नहीं लूँगा, बिकॉज मैं कोई ब्लेम नहीं करना चाहूँगा मार्केट को या फिर किसी चीज़ को। देखिए क्या हुआ, इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है नॉर्मली, वो मैं आपको बता दूं कि इन्वेस्टमेंट का मतलब ये होता है कि अगर आपने कुछ पैसे इन्वेस्टमेंट, फिर कहीं पर भी आप ज़मीन में प्लॉट में कर सकते हो, फ्लैट में कर सकते हो, या फिर कोई चीज़ आपने खरीदी है उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ठीक है, मैंने स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया था। तो इन्वेस्टमेंट का मतलब ये होता है कि उस चीज़ को, उस स्टॉक को आप लंबे समय के लिए होल्ड कीजिए, तब आपको प्रॉफिट होगा। अब मेरी दिक्कत क्या हुई, इसको मैं सिचुएशन पर लेके नहीं जाऊँगा, गलती मेरी ही थी, लेकिन मैं फिर भी मेरी सिचुएशन बताता हूँ। जब मैंने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की थी तब जो मेरा खुद का जो खर्चा था, मैंने एक वीडियो में आपको बताया था कि मेरा महीने का खर्चा शादी से पहले सिर्फ
5,000 रुपये महीना था, ठीक है। तो उसके ऊपर अगर मुझे ऑफिस से कोई अर्निंग हो रही है, अदर सोर्सेज से अगर कोई अर्निंग हो रही है, तो मैं इन्वेस्टमेंट वहाँ पर कर रहा था। लेकिन जैसे ही मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर शिफ्ट हो गया, हमने हमारा घर चेंज कर दिया, तालुका लेवल से डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आ गए, तो उसके बाद मेरा खर्चा एकदम से बढ़ गया। अब जो मैंने इन्वेस्टमेंट की थी मेरे पास, अब देखिए क्या होता है, अगर आपने आपका ऑफिस सेटअप किसी ओल्ड सिटी से नई सिटी में शिफ्ट कर दिया है तो दूसरे दिन आपको काम तो नहीं आएंगे, ठीक है। तो यही चीज़ मेरे साथ हुई, जो ऑफिस का रेंट था, घर का खर्चा था, ये सब चलाने के लिए मेरे पास, मैं कहूँगा कि उस समय पैसे नहीं अवेलेबल थे, ठीक है। तो मैं थोड़ा प्रेशर में आ गया, और उस प्रेशर में जो मेरी इन्वेस्टमेंट थी, तब तक मैं ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं करता था, ठीक है। तो उस समय मैंने क्या किया कि जो भी मेरे शेयर्स थे धीरे धीरे बेचना शुरू कर दिए। अब दिक्कत ये थी, गलती मैं बता दूँ कि मैंने गलती क्या थी। मैंने शेयर बेचे, ये गलती नहीं की, ठीक है। मैंने शेयर जिस इंटेंशन से खरीदे उस इंटेंशन को मैंने कंटिन्यू नहीं किया, और जिस पोजीशन पर मैंने, मतलब जिस लेवल पर खरीदे, उस समय कोई भी फंडामेंटल एनालिसिस नहीं किया। जब भी आप शेयर को स्टडी करते हो, उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि ये शेयर मैं क्यों खरीद रहा हूँ और कितने समय तक खरीद रहा हूँ। ये दोनों भी आंसर मेरे पास नहीं थे। इसे कहते हैं बिगिनर मिस्टेक, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, इसका रीज़न, इसके कारण क्या हुआ कि जो मैंने शेयर खरीदे थे, आपको पता होगा कि आई थिंक लास्ट ईयर का कुछ एग्जैक्टली मुझे मंथ याद नहीं है, लेकिन उस समय मार्केट अपने टॉप लेवल पर था। लास्ट ईयर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो जब मार्केट टॉप पर था तब मैंने इन्वेस्टमेंट के लिए परचेस कर लिया। हालांकि अगर देखा जाए, बॉटम हो टॉप हो मैटर नहीं करता लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट के लिए। लेकिन यहाँ पर गलती क्या हुई कि एक तो मैंने जो मार्केट टॉप पर था उस समय शेयर खरीद लिए, तो उससे क्या हुआ, जब मैं बेचने निकला तब मार्केट डाउन हो चुका था, ठीक है। अब अगर इसमें लॉन्ग टर्म में देखूँ तो ऑब्वियसली उसमें फ़ायदा होने वाला था, ठीक है। लेकिन मे बी मुझे पैसों की ज़रूरत थी, इसलिए मुझे मेरी इन्वेस्टमेंट धीरे धीरे निकालनी पड़ी। अब दिक्कत ये है कि मैंने इन्वेस्टमेंट की थी 5,000, 7,000, 15,000 ऐसे छोटे छोटे अमाउंट में, ठीक है। लेकिन जब मैंने पैसे निकाले तब बड़ी बड़ी अमाउंट में, मतलब मान लीजिए कि 10,000 का लॉस, 17,000 का लॉस, ठीक है। तो एक एग्जांपल मैं बता रहा हूँ। तो इतने बड़े बड़े लॉस में मैंने अपने जो शेयर्स थे वो बेचे, बिकॉज उस समय पैसों की ज़रूरत थी, और मैं कहूँगा कि मेरी मतलब शादी भी उसी टाइम में आ गई थी। कि अब मैं इसको सिचुएशन पर नहीं दे रहा, मतलब गलती मेरी थी। ये तो अच्छा हुआ कि उस समय वो पैसे मेरे काम आ गए, ठीक है। तो ये एक दिक्कत हो गई, तो ये सबसे पहली गलती थी। अब इससे मैंने क्या सीखा, या फिर आप इस सिचुएशन से क्या सीख सकते हो। सबसे पहली बात देखिए, इन्वेस्टमेंट वर्ड सुनने में बहुत अच्छा लगता है, हम लोग अट्रैक्ट होते हैं टीवी पर, इंटरनेट पर, कई जगह आपको इन्वेस्टमेंट के नाम पर मतलब मार्केट आपको खींचेगा, ठीक है। एक बात बता दूँ, इन्वेस्टमेंट कोई गलत चीज़ नहीं है, लेकिन सच में क्या आप इन्वेस्टमेंट के लिए रेडी हो? क्या आपके पास जो पैसा आप इन्वेस्ट करना चाहते हो सच में वो इन्वेस्टमेंट का है, या आपकी ज़रूरत का है, इसेंस का है, या आपको इसेंशियल है आपके लिए, नॉट इसेंस, इसेंशियल है, ये आपको समझना होगा। क्योंकि देखिए मेरे केस में क्या हुआ, जो पैसा मुझे ऐसा लगता था कि इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, विथ इन 1 ईयर वो मेरे लिए ज़रूरत बन गया, ठीक है। और जब पैसा जब ज़रूरत बन जाती है तो वो ऑब्वियसली आप इन्वेस्टमेंट से निकाल ही लोगे, ठीक है। तो दिक्कत ये है कि आपको सबसे पहले ये समझना है कि जो आप पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो, क्या सच में वो अमाउंट आपके पास एक्स्ट्रा है। मान लीजिए अगर कोई भी इमरजेंसी आ जाती है, मैं एक बात बताना भूल गया, ड्यूरिंग दैट टाइम ऑफिस का सेटअप भी था और मेरे पिताजी की तबीयत भी ख़राब हो गई थी। तो आप समझ सकते हो कि हर जगह से मुझ पर पैसे लाने का प्रेशर था, और उस समय नया नया ऑफिस दूसरी सिटी में सेटअप किया था, शिफ्ट हो चुके थे, तो ऑफिस से भी उतना अर्निंग नहीं हो रहा था। मैं ये नहीं करूँगा कि ज़ीरो अर्निंग था, लेकिन उतना अर्निंग नहीं हो रहा था। सप्लीमेंट्री अमाउंट के लिए मुझे शेयर मार्केट से पैसे निकालने पड़े, इन्वेस्टमेंट से, ठीक है। तो ये चीज़ कि आपके पास इतना पैसा होना चाहिए जिसे आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो कि वो आपको कभी निकालना ही ना पड़े। कम से कम मैं कहूँगा कि कम से कम 10 से 20 साल उस पैसे को अगर आप हाथ ही ना लगाए, ऐसा अगर पैसा आपके पास है तो ही उसे इन्वेस्टमेंट अमाउंट बताइए। अदरवाइज़ वो पैसा आपके गुल्लक में रहेगा, आपके बैंक अकाउंट में रहेगा, तो ज़्यादा बेहतर है एज़ कम्पेयर टू इन्वेस्टमेंट। क्योंकि दिक्कत क्या है, मे भी हो सकता है कि आपने आज पैसे वहाँ पर किए, 1 साल बाद आपको लगेगा कि अमाउंट बढ़ जाएंगी, लेकिन मेरे केस में जैसा हुआ कि मार्केट डाउन हुआ तो सब पैसे जो है मुझे निकालने पड़े। अब अगर आज की मार्केट की सिचुएशन देखें तो अब वही पैसे मतलब ऊपर होते अगर सिंपली मेरे अकाउंट में, अपस्टॉक के अकाउंट में अगर होते तो।
बाय द वे अगर आपको अपस्टॉक का अकाउंट खोलना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं, ठीक है। मैं हंस के इसलिए बता रहा हूँ कि मैं अभी ये सजेशन वर्ड मेरे लिए इन दिस वीडियो शेयर मार्केट के केस में एक जोक सा लग रहा है, बिकॉज मैंने खुद 1 लाख रुपए का खुद का नुकसान किया है, ठीक है। अब इससे मैंने क्या सीखा वो तो मैंने आपको बताया। अब मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि एक और चीज़ जो मैं भूल गया बताना, वो ये तो रहा मेरा पर्सनल रीज़न, लेकिन एक जो मोस्ट ऑफ द लोग बिगिनर करते हैं वो ये कि देखिए, अगर आपको फंडामेंटल एनालिसिस, मतलब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि XYZ आप शेयर इन्वेस्टमेंट के लिए 10 साल के लिए 20 साल के लिए खरीदना चाहते हो, इवन आपके पास वो जो अमाउंट है वो सच में इन्वेस्टमेंट की, आपको कोई ज़रूरत पड़ने नहीं वाली है 10-20 साल के लिए, ठीक है। लेकिन फिर भी आपको अगर पता नहीं है कि वो शेयर मैं खरीद क्यों रहा हूँ, आपके पास उस शेयर को खरीदने के लिए कम से कम 5 रीज़न होने चाहिए जो कि आपको पता होने चाहिए कि इसलिए, मतलब मार्केट में एग्जांपल दे रहा हूँ कि मान लीजिए मार्केट में उसी फील्ड में 10 शेयर है तो आप वही शेयर क्यों ले रहे हो, मतलब डिफरेंट एक ही सेक्टर में। एग्जांपल दे रहा हूँ कि मान लीजिए कि IT सेक्टर है, IT सेक्टर में 10 कंपनी है, 10 शेयर्स है, तो आप एक ही शेयर क्यों लेना चाहते हो, उसके लिए आपके पास कम से कम खुद के 5 रीजन होने चाहिए, और वो रीज़न फंडामेंटली स्ट्रांग होने चाहिए। तो अगर आपको फंडामेंटल एनालिसिस नहीं पता है तो मैं कहूँगा कि फिर वो 10 साल के बाद भी वो आपकी इन्वेस्टमेंट नेगेटिव में ही जाने वाली है, ठीक है। अगर पॉजिटिव गई भी तो आपको पता चलेगा कि इतना ही तो मुझे बैंक में भी मिलता था अगर मैं FD करता। तो बेसिकली मेरा कहने का मतलब ये है कि जब तक आप, क्योंकि देखिए आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, ये कुछ ऐसी चीज़ होंगी कि हम प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, हम प्रॉपर्टी खरीदते समय कितना देखते हैं कि यहाँ पर इस प्लॉट के रेट बढ़ेंगे क्या, यहाँ पर बाद में रोड आएगा या नहीं आएगा। तो इतनी सारी चीज़ें जैसे हम प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट में देखते हैं, ठीक उसी तरह आपको कई फैक्टर शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते समय सोचने होंगे, अदरवाइज वो इन्वेस्टमेंट 10-20 साल बाद किसी काम की नहीं, या फिर इक्वल टू FD बैंक ही हो जाएंगी, तो वो कुछ फ़ायदे की बात नहीं है, ठीक है। ये चीज़, अब ये तो हुआ कि क्या सीखा, ठीक है, लेकिन अब अगली बात कि अब मैं क्या करूँगा इन इन्वेस्टमेंट सेक्टर। अब एक तो चीज़ मुझे पता चल गई है कि ना तो मैं फंडामेंटल एनालिस्ट अब मैं इसमें एडिटिंग भी नहीं करूँगा, ठीक है। फंडामेंटल एनालिसिस भी ठीक से नहीं कर पा रहा, ठीक है, मतलब मुझे पता नहीं है कि मैं कौन सा शेयर किस चीज़ के लिए खरीद रहा हूँ, मेरे क्या उसके पीछे पैरामीटर्स है, तो वो एक चीज़। दूसरी बात, एक्चुअल में अभी मुझे नहीं लगता कि मेरे पास एक्स्ट्रा अमाउंट है कि उसे मैं इन्वेस्टमेंट की तरह 10 या 20 साल अपने स्टॉक में डीमैट अकाउंट में होल्ड करके रखूँ, ठीक है। तो एक तो चीज़ फिलहाल अभी कंफर्म है कि जब तक ये 2 चीज़ें मतलब मैं ओवरकम नहीं कर लेता, एक फंडामेंटल एनालिसिस और दूसरी चीज़ कि इतना पैसा कि जो सच में मैं 10-20 साल अकाउंट में रख सकता हूँ, ये 2 चीज़ें जब तक नहीं होंगी तब तक मैं स्टॉक में, किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करूँगा, मैं एक भी स्टॉक नहीं खरीदूँगा, ये मैंने निर्णय लिया है, ठीक है। अब इसमें ये हुआ मेरे 30,000 का नुकसान, ठीक है। अब मैंने इसमें क्या क्या चीज़ें सीखी वो भी बता दी। अब बात आती है उससे भी बड़ी, क्योंकि अगर देखा जाए तो 30,000 में भी आप में से कुछ लोगों के लिए 1 लाख या फिर 1 लाख से ऊपर की अमाउंट बहुत ज़्यादा मैटर करती है, और कुछ लोगों के लिए रोज़ का खर्चा हो, ठीक है। लेकिन बात पैसों की नहीं है, हम इस वीडियो में ये सिर्फ आपने क्लिक करना चाहिए इस वीडियो पर, इसलिए सिर्फ 1 लाख अमाउंट लिखी है। बात है कि आदमी सोचता कैसे है, साइकोलॉजी कैसे उसकी काम करती है जब शेयर मार्केट में आता है। तो अब बात आती है कि 80,000 मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग में कैसे गवाए, वो भी निफ्टी में। बैंक निफ्टी में तो भी ठीक है, लेकिन निफ्टी में कैसे किए। पहली बात, मैं सिर्फ निफ्टी में ही ऑप्शन ट्रेडिंग करता हूँ, इंट्राडे, मोस्ट ऑफ द इंट्राडे ही ट्रेडिंग करता हूँ। मैं बिलीव नहीं करता कि पोजीशन को होल्ड करूँ और आगे लेके जाऊँ, राइट नाउ माय मेंटेलिटी, ओके। अब मैं बता दूं कि ये क्यों हुआ, 80,000 का मेरा नुकसान कैसे हुआ। वही बात है, 80,000 कुछ एक दिन में तो डूबे नहीं, ठीक है, ये भी प्रोग्रेसिवली हुई। अब इसमें मैं बता दूं कि मैंने गलती क्या की थी, उसके रीज़न बता दूं क्या है। क्या हुआ, जब अब आपको पता होगा मार्च, मुझे ठीक से याद है कि मार्च और अप्रैल में मार्केट पूरा प्रेडिक्टेबल था। प्रेडिक्टेबल इन द सेंस कि आप बता सकते हैं कि आज मार्केट नीचे जा रहा है, आज मार्केट ऊपर जा रहा है, मतलब ट्रेंडिंग मार्केट था उस समय। तो ट्रेंडिंग मार्केट में मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग में एंट्री ली। मैं इस मार्च की बात कर रहा हूँ, ठीक है, 2000 डेट भी भूल गया मैं 2023, ठीक है, मार्च 2023 की बात कर रहा हूँ। उसमें मैंने एंट्री ली थी मार्केट में ऑप्शन ट्रेडिंग। तो ऑप्शन ट्रेडिंग में सबसे पहली बात कि मैं ऑलरेडी एक बड़े अमाउंट नहीं कहूँगा, वो छोटी अमाउंट थी, लेकिन फिर भी उसे अमाउंट की तरह, मतलब मैंने एंटर किया था
स्टार्टिंग में आई थिंक 5,000 10,000 कुछ ऐसे अमाउंट थे, ठीक है। तो उसके साथ सिर्फ एक्सपेरिमेंट करने के लिए मैंने वो स्टार्ट किया। उसमें क्या हुआ कि मुझे पहले ही जो 2-3 दिन थे पॉजिटिव रिजल्ट आए, और मतलब ऐसे मैं कहूँगा कि मल्टीपल ऑफ दैट अमाउंट की, मतलब जो 5,000 डाल रहा हूँ उसके मल्टीपल में मुझे रिजल्ट आए। अब ये मुझे तब पता नहीं था कि मैं ट्रेंडिंग मार्केट में हूँ, इसलिए ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो ऐसा चलता रहा, मतलब मार्च मेरा बहुत अच्छे से गया, उसमें मेरा पॉजिटिव रिजल्ट रहा, ठीक है। अप्रैल में मेरी शादी आ गई, तो उसमें मैंने थोड़े कम ट्रेड लिए, लेकिन वो भी बता दूं कि अप्रैल भी थोड़ा ट्रेंडिंग ही था। एट द एंड वहाँ पर ट्रेंड चेंज हो गया, लेकिन अप्रैल में भी वही चीज़ें थी, तो वहाँ पर भी मैंने कुछ अच्छे पैसे बनाए, ठीक है। मतलब जो छोटी सी अमाउंट थी वो धीरे धीरे मेरा कैपिटल बढ़ गया, ठीक है। अब इससे क्या हुआ कि मुझे ना, देखिए उस समय मुझे सिर्फ 2-3 चीज़ें ही पता थी। एक कि कॉल क्यों लिया जाता है, कॉल पुट, ये टेक्निकल चीज़ें हैं इन शेयर मार्केट, ठीक है। रेजिस्टेंस और सपोर्ट, बस इतना ही मुझे पता था। मुझे ये नहीं पता था कि चार्ट पैटर्न क्या होता है ऑप्शन ट्रेडिंग में, ठीक है। देन ऑप्शन चेन क्या होती है, ये कुछ भी चीज़ें मुझे उस वक्त पता नहीं थी, ठीक है। लैक ऑफ नॉलेज जिसे कहते हैं। मैं बस तुक्का, यानी मैं गैम्बलिंग ही खेल रहा था, और उस गैम्बलिंग में बिकॉज ऑफ ट्रेंडिंग मार्केट था, इसलिए मैं सक्सेसफुल हो रहा था। इससे क्या हुआ, मेरा कॉन्फिडेंस बिल्टअप होते चला गया। अब मुझे ये नहीं पता था कि ट्रेंडिंग मार्केट में हूँ तो ये गलत भी हो सकता है। तो जब मेरा कैपिटल बढ़ गया, तो मैंने एक गलती की कि मैंने क्या किया, मैंने अपने घर वालों को भी बताया कि यहाँ से अब ये थोड़ा वीडियो इमोशनल होगा, ठीक है, कि घर वालों को भी बताया कि मैं ऐसे ऐसे अर्निंग कर रहा हूँ। तो उन्होंने भी मतलब अभी तक नहीं रोका, तो इस चीज़ में भी मुझे कभी रोका नहीं। तो उन्होंने क्या किया कि चलो मुझ पर भरोसा करते हुए कुछ पैसे उनकी तरफ से नॉट इन्वेस्टमेंट, ट्रेडिंग के लिए मुझे दिए उनके पैसे, ठीक है। अब जब उनके पैसे दिए, मीनवाइल मेरी अभी शादी हो चुकी है, ठीक है, अप्रैल में मेरी शादी हो चुकी है, तो मेरे वाइफ ने भी मुझे कुछ पैसे दिए, ठीक है। तो अब देखिए मज़ा क्या हुआ यहाँ पर कि जब उन्होंने, सब लोगों ने मुझे, मेरे घर के, मतलब मेरे पिताजी ने पैसे दिए, मेरे भाई ने पैसे दिए, मेरे बहन ने एट द एंड, मतलब जब ये स्टोरी ख़त्म होती होती आ गई तब पैसे दिए, मेरे मदर ने पैसे दिए, तो एक अच्छे अमाउंट मेरे पास आ गए। अब बताता हूँ कि अब दिक्कत क्या हुई। हम उस समय पुणे में थे, एक फंक्शन था, पुणे में गया, ठीक है। तो उस दिन मुझे बिकॉज ऑफ दैट अमाउंट, एक ही दिन मुझे 17,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। अब ये कुछ लोगों के लिए छोटी हो सकती है, कुछ लोगों के लिए अमाउंट बड़ी हो सकती है। जब ये 17,000 मेरे मतलब प्रॉफिट आए, तो उस दिन भी कुछ स्टडी नहीं था, ठीक है, सिर्फ कॉल पुट बस ऐसे ही ले लिया, ठीक है, और ये मुझे फ़ायदा हो गया। तो मैं सोचने लगा कि यार ये जो 17,000 अमाउंट है, ये आज के दिन में अगर कोई काम कर रहा है फ्रेशर, तो उसका पेमेंट है 12 से 18,000 20,000, ठीक है, वो मैंने एक दिन में कमा लिया। तो ये एक और कॉन्फिडेंस मुझ में बिल्ड हो गया है, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ कि ये जो 17,000 थे, जो मेरे घर वालों ने पैसे दिए थे, जो मेरे पास पैसे थे, ये सब मैंने जितने के जितने थे, उसके अगले दिन मैंने सभी के सभी पैसे उसमें ऐड कर दिए, ठीक है। अब क्या हुआ, वो जो मंथ था, आई थिंक जून, हाँ, जून में सब चेंज हो गया। जून में ट्रेंड कम, अब वो वोलेटाइल मार्केट हो चुका था। देखिए क्या हुआ, अप्रैल मार्च में मार्केट वोलेटाइल कम, ट्रेंड ही ज़्यादा था, मतलब ऊपर जा रहा है तो ऊपर जाएगा धीरे से, नीचे आ रहा था धीरे। लेकिन जून में क्या हुआ, मार्केट वोलेटाइल, ऊपर नीचे कभी भी जा सकता है, ऐसी सिचुएशन हो चुकी थी। ये मुझे अब समझ रहा है, ठीक है ना, उस वक्त नहीं समझ रहा था। तो उस दिन मैंने सारे के सारे पैसे वहाँ पर लगा दिया, और एक ही दिन में उस दिन मेरा लॉस हुआ ऑलमोस्ट 40,000। जो ये 80,000 है ना, इसमें का आधा लॉस उस दिन हुआ था, एक ही दिन, ठीक है। उस दिन मतलब दुनिया हिल गई थी मेरी, ठीक है। मैं बता नहीं सकता कि मैं कितना गिल्टी फील कर रहा था। लोग अभी मैं हंस रहा हूँ, मैं ये नहीं कहूँगा कि जो हुआ वो बुरा हुआ, या फिर ऐसा नहीं होना चाहिए था। देखिए यहाँ पर मुझे सिर्फ एक ही बात का, अगर आप मेरे चेहरे की तरफ भी अगर देखेंगे तो आपको पता चल रहा है कि ये 1 लाख डूबने के बावजूद भी मुझे उतना टेंशन नहीं है, या फिर मैं उतना इसे डिप्रेशन में नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। मैं एक चीज़ बता दूँ, मुझे बस एक ही चीज़ का बुरा लगता है कि पैसे मेरे घर वालों के थे, मेरे फैमिली के थे, मेरे सिस्टर के, मेरे भाई के, मेरे मदर के, मेरे वाइफ के, मेरे पापा के पैसे थे। तो वो मुझे थोड़ा वहाँ पर बुरा लगता है, ठीक है। वो चीज़ मुझे आज भी बुरी लगती है, ठीक है। अब ये क्यों हुआ, उसका रीज़न सिर्फ एक है कि मैंने स्टडी नहीं की। मैं ये कहूँगा कि देखिए, स्टॉक मार्केट में जब इन्वेस्टमेंट कर रहा था, तब मैं प्रिपरेशन के साथ एंटर हुआ था, ठीक है।
मेजर रीज़न था वो 30,000 लॉस करने का कि मेरी सिचुएशन ऐसी बन गई थी कि मुझे पैसों की ज़रूरत थी और मैं प्रेडिक्ट नहीं कर पाया कि ऐसा समय आएगा, ठीक है। लेकिन ऑप्शन में मैंने मानो आंखों पर पट्टी बांध ली थी और मैं सिर्फ गेम खेल रहा था, लाइक इट वाज लाइक अ गैम्बलिंग, ठीक है। तो वो एक गलती थी। अब उसके बाद मैंने क्या क्या सीखा जब ये मेरे टोटल 80,000 ऑप्शन में गए। स्टॉक का तो मैंने बताया, अब मैं आपको ऑप्शन का बताता हूँ कि मैंने उसमें क्या क्या चीज़ें सीखी। सबसे पहली बात तो ये कि आपको कितना भी कॉन्फिडेंस आए, फिर वो चाहे पॉजिटिव हो, प्रॉपर हो, ओवर कॉन्फिडेंस हो, कभी भी किसी के भी पैसों पर आप ट्रेडिंग ना करें या फिर इवन इन्वेस्टमेंट भी ना करें। ये चीज़ मैंने सीखी। अच्छा हुआ कि वो मेरे घर वालों के ही पैसे थे और वो लोग आज भी मेरे लिए सपोर्टिव है। इसलिए अगर मैं बैंक से लोन लेता, अगर मैं दोस्तों से पैसे लेता, अगर मैं किसी से लोन लेता तो मेरी आज हालत क्या हो जाती, ठीक है। ठीक है, ये अमाउंट छोटी है, लेकिन देखिए क्या होता है ना, जिन लोगों के पैसे मैंने मार्केट में अभी डुबाए हैं वो मुझे पूछते नहीं कि मेरे पैसे कब मिलेंगे, ठीक है, बिकॉज दे आर माई फैमिली, दे आर सपोर्टिंग मी, ओके। लेकिन यही बात मे बी मेरे दोस्तों के साथ या फिर लोगों के साथ या फिर बैंक के साथ नहीं होती थी, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने सीखी, जो कि गलती एक्चुअली मैंने नहीं की, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि इवन इसके बाद तो मैं फैमिली वालों के भी पैसे नहीं लूँगा, ठीक है, इवन दो कि मैं अभी इसमें परफेक्ट भी हो जाऊँ तो भी, ठीक है। ये एक चीज़। दूसरी बात जो मेरी सबसे बड़ी गलती थी वो ये कि मैंने स्टडी ही नहीं की। अब अगर मैं बताऊँ तो अब मुझे ऑप्शन चेन स्टडी करना ठीक से समझ में आ रहा है। मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन एटलीस्ट मुझे पता है, जितना अप्रैल मार्च जून में नहीं पता था उससे अब तो ज़्यादा ही पता है। रेजिस्टेंस सपोर्ट सिर्फ 2 नहीं होते, उसके बीच में ही कुछ सब रेजिस्टेंस सब सपोर्ट होते हैं, वो चीज़ें मैंने सीखी। हर दिन के रेजिस्टेंस सपोर्ट चेंज होते रहते हैं, एक वो मैंने चीज़ें सीखी, ठीक है। देन आपका लॉट कितना होना चाहिए या फिर क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, आपका रिस्क मैनेजमेंट क्या होना चाहिए, आपका स्टॉप लॉस कितना होना चाहिए, आपका टारगेट कितना होना चाहिए, ये सब चीज़ें मैंने अब सीखी। अब ये सब चीज़ें सीखने के बाद एक चीज़ मैं आप लोगों के साथ कह सकता हूँ कि जितने भी पैसे मैंने ऑप्शन में डूबे, मैं स्टॉक के तो मैंने बता दिए, लेकिन ऑप्शन में मैं डूबे, तो वो मैं कहूँगा कि आज मैं उसे अपने एक ट्रेनिंग फ़ी की तरह समझता हूँ। मतलब अगर मैं क्लासेस लगाता तो मे बी इतने ही पैसे मुझे, या फिर इससे कम भी हो सकता है, मुझे क्लासेस ज्वाइन करने के लिए देने पड़ते थे, ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो कभी, ठीक है। तो मेरे केस में ऑप्शन ट्रेडिंग सीखने के लिए 80,000 मुझे गंवाने पड़े, ठीक है, स्टॉक के लिए 30,000, इतना मेरा नुकसान हुआ। तो अब मैं क्या करूँगा, जैसे मैंने स्टॉक में बताया कि मैं स्टॉक में तो अभी इन्वेस्टमेंट करना ही नहीं चाहूँगा, कोई इन्वेस्टमेंट जब तक वो 2 कंडीशन फुलफिल नहीं होती। लेकिन ऑप्शन ट्रेडिंग में मैं यहाँ पर हार मानने वाला नहीं हूँ, बिकॉज कि मुझे यहाँ पर 80,000 का नुकसान हुआ। एक चीज़ मैं बता दूँ कि जब मैं इस चीज़ पर रिसर्च करने लगा, नॉट रिसर्च, सर्च करने लगा इन सब चीज़ों के बारे में, तब मुझे पता चला कि मेरा नुकसान बहुत कम है। लोगों के 10-10, 50-50 लाख, कुछ लोगों के 1-2 करोड़ के नुकसान है, ठीक है। मे बी वो उनके फाइनेंशियल स्टेटस के हिसाब से हो सकते हैं, ठीक है। तो भी उन लोगों ने हिम्मत नहीं हारी और वो सीख रहे हैं। बस इसमें एक ही कंडीशन मेरी खुद से रहेगी कि जो पैसा रहेगा वो किसी और का नहीं रहेगा, मेरा रहेगा। स्टॉप लॉस बहुत स्ट्रिक्ट रहेंगे, ठीक है। उसके बाद मेरे टारगेट फिक्स रहेंगे। तो ये चीज़ें मैं अभी मैंने आई थिंक अगस्त से ये चीज़ें अप्लाई की हैं और मुझे पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहे हैं। और दूसरी बात जो गलती मैंने की थी वो मैं सजेशन आपको देना चाहूँगा कि फिर चाहे वो इन्वेस्टमेंट हो या फिर ऑप्शन ट्रेडिंग हो, जैसे मैंने बताया कि एक दिन में ही मैंने 17,000 कमा लिए थे, विथ इन 1 मिनट, 1 मिनट के अंदर मैंने 17,000 रुपये कमा लिए थे। तो उस वक्त जब आपको ऐसा लगता है कि जो महीने भर की कमाई है हम 1-2 मिनट में कमा रहे हैं, तो एक चीज़ आपके दिमाग में भूत बन सकता है, वो ये कि ये मेरा प्राइमरी इनकम सोर्स बन सकता है या फिर ये मेरा सेकेंडरी इनकम सोर्स बन सकता है। शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट हो या फिर यहाँ पर मतलब इन्वेस्टमेंट हो या फिर ट्रेडिंग, मैं आपको बता दूँ कि ये आपका ना तो प्राइमरी तो बन ही नहीं सकता, ठीक है, और ना ही सेकेंडरी। इसे आप कंप्लीटली एक ऑप्शन की तरह ले सकते हैं। मतलब पैसा आया तो आया, गया तो गया। उसका मैं आपको रीज़न बता दूँ क्या है। ये नहीं है कि मार्केट आपको हमेशा डुबाएगा ही या फिर आपको हमेशा ऊपर ही लेके जाएगा। यहाँ पर दिक्कत क्या है कि यहाँ पर आपको डिसिप्लिन फॉलो करने हैं। स्टॉप लॉस के डिसिप्लिन, देन टारगेट के डिसिप्लिन, देन मार्केट में क्या हुआ उस पर टाइम दो। तो ये सब चीज़ें, जब ये डिसिप्लिन वर्ड आ जाता है ना, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। बहुत लोग कहेंगे कि हम
अपनी हेल्थ के लिए जिम जाएंगे, कल से जिम जाएंगे, वो लोग 1 महीना 2 महीना, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीना जिम जाएंगे, लेकिन उसके बाद अपने आप हवा टाइट हो जाती है, अपने आप सब कुछ खुश हो जाता है, ठीक है। तो यही रीज़न है कि एज अ ह्यूमन मैं खुद को इतना डिसिप्लिन मैनर में ट्रीट नहीं कर सकता, ठीक है। और मोस्ट ऑफ द ह्यूमन ऐसे ही है, कोई 1% पूरे दुनिया में 1% लोग हैं कि वो 100% डिसिप्लिनली चीज़ों को फॉलो कर सकते हैं। मैं डिसिप्लिनली चीज़ों को फॉलो नहीं कर सकता इतना स्ट्रिक्टली, ठीक है। तो ये मेरा ना तो प्राइमरी इनकम सोर्स बन सकता है, ना ही सेकेंडरी। लेकिन 80,000 का नुकसान करने के बाद मैंने कई सारी चीज़ें ऑप्शन ट्रेडिंग में सीखी है। तो मैं उस नॉलेज को शेयर, ऑप्शन ट्रेडिंग को छोड़ के नेगेटिव वे में नहीं लेके जा सकता। द रीज़न इज़ दैट कि मेरे पास उतना पैसा है कि मैं मे बी मतलब आएगा कि मैं ऑप्शन ट्रेडिंग में लगा सकता हूँ, ठीक है। अब उतना स्टडी है कि मुझे स्टॉप लॉस और टारगेट पता है, तो ये चीज़ मैं गिव अप नहीं कर सकता। इवन मैं यहाँ पर स्टॉक में इन्वेस्ट भी गिव अप नहीं कर रहा, लेकिन वो कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही, लेकिन यहाँ पर मेरी जो कंडीशन है वो फुलफिल हो रही है। तो ये रीज़न है कि मैं इसे भी नेगेटिवली नहीं लूँगा। अब बात यह आती है कि क्या शेयर मार्केट आपको डुबाता है, क्या फंसाता है? तो इस सब की आंसर हालांकि आपको वैसे मिल गए होंगे, लेकिन डिस्क्रिप्शन में भी आर्टिकल है, वो भी आप पढ़ लीजिए अगर आपको सच में इन्वेस्टमेंट या फिर ट्रेडिंग करना है तो। लेकिन एक चीज़ बता दूँ, देखिए दोस्तों, मैंने कई ऐसे भी लोग देखे हैं कि उनको जब लॉस होते हैं तो वो लॉस 500 रुपये के अंदर होते हैं, ठीक है। और जब प्रॉफिट होते हैं तो 17,000, 20,000, 30,000, 3 लाख, 2 लाख, मैं मजाक नहीं कर रहा, आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हो, तो इतने होते हैं। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि मुझे नहीं पता था, इसीलिए बिकॉज ऑफ माय पुअर नॉलेज, लैक ऑफ नॉलेज मुझे नुकसान हुआ। इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट ख़राब है, किसी को फ़ायदा हो रहा है, इसका मतलब ये भी नहीं है कि मार्केट अच्छा है। देखिए, इसका आंसर आपको खुद के पर्सनैलिटी को, खुद के नॉलेज को, इन सब पैरामीटर को चेक करना होगा, उसके बाद ही मिलेगा। जैसे मैं आपको बता दूं कि देखिए, अगर आपके पास मतलब नॉलेज नहीं है, ठीक है, तो हाँ, शेयर मार्केट आपको डुबाने वाला है, शेयर मार्केट में आपके पैसे डूबने वाले हैं, ठीक है। दूसरी बात, अगर आप बहुत और कॉन्फिडेंट हो कि नहीं मुझे आता है, मुझे सब पता है, अभी भी मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं सिर्फ सीख रहा हूँ, मुझे 100% कुछ भी पता नहीं है शेयर मार्केट का, लेकिन आप अगर इस कॉन्फिडेंस में मतलब चले जाओगे कि हाँ ये तो मुझे पता है, ये तो मैं कर ही लूँगा, तो हाँ आपका पैसा डूबने वाला है, ठीक है। दूसरी बात कि अगर आप फैंटेसी में या फिर इमेजिनरी वे में रहते हो, मतलब जो गलती मैं करता था कि मार्केट डाउन जा रहा है फिर भी होल्ड करके बैठा हूँ, डाउन जा ही रहा है, क्यों? तो मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट में भी रिवर्स हो जाए, में भी ऊपर चला जाए, कुछ भी फंडामेंटल मुझे पता नहीं है, ठीक है, ना ही चार्ट के बारे में पता है। तो ऐसा अगर आपका माइंडसेट है, इस ओवर कॉन्फिडेंस से जा रहे हो, तो हाँ पैसा आपका डूबेगा। और लास्ट चीज़ ये कि जो भी पैसा आप यहाँ पर लगाने वाले हो, फिर चाहे वो स्टॉक में इन्वेस्ट करो या फिर ऑप्शन में मतलब ट्रेडिंग करो, तो उसमें अगर वो पैसा आपका रिस्की पैसा है, रिस्की इन द सेंस कि आपको अगले महीने मान लीजिए कि आपके यहाँ कोई फंक्शन है, उसके लिए आपके पास 5 लाख रुपए, और वो 5 लाख अगले महीने या फिर 2-3 महीने में आपको ज़रूरत है, तो वो आप अगर वहाँ पर इन्वेस्ट करोगे या फिर वहाँ पर अगर आप ट्रेडिंग करोगे, तो एक प्रेशर बन जाता है आप पर कि मुझे ये पैसे डूबने नहीं देने हैं और इससे पैसे निकालने ही हैं, तो वो भी पैसा आपका डूबने वाला है, ठीक है। तो वही पैसा आपको यहाँ पर ऐड करना है या फिर इन्वेस्ट करना है, ट्रेड करना है, जो आपके पास एक्स्ट्रा है और जिसे आप अगर डुबा भी देते हो, आपको इस सिचुएशन के लिए रेडी रहना है कि आपका पैसा डूब जाएगा तो आपको फ़र्क नहीं पड़ने वाला है फाइनेंशियली। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मेंटली, ठीक है। मैं जब पैसा लूज़ करता था अपना, मतलब पैसा जब गंवाता था, तब भी मुझे ऐसा लगता कि चलो ठीक है, कमा लेंगे, फिर से आएगा। तो ये सोच तब तक काम आती है जब तक आपका कैपिटल बचा होता है। जब मेरा कैपिटल, मतलब आप समझ सकते हो कि ज़्यादा कैपिटल नहीं था, ठीक है ना, बना कर मैंने क्या 1,30,000 तक का कैपिटल मेरा बन चुका था। तो वो जब धीरे धीरे 2,000 पर आ गया और 2,000 भी गायब हो गया, तब आपको पता चलता है कि आप कितनी बड़ी गलती कर रहे हो। सो बेसिकली पैसा डूबने वाला है। इस वे से अगर आप शेयर मार्केट में आते हो तो, और सीख कर ही आप अगर ये चीज़ें करते हो, तो फिर आपके लिए शेयर मार्केट अच्छा है। और इससे ना तो आपकी लाइफ सेटल होने वाली है, लोग बहुत कुछ चीज़ें आपको बताएंगे कि इससे आपकी लाइफ सेटल होंगी, ये सब चीज़ें बकवास है, ठीक है। विथ माय एक्सपीरियंस मैं ये चीज़ें बता रहा हूँ। लेकिन एक चीज़ है जो मैं आपको बता दूँ, एक बार अगर आपने इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी या फिर ट्रेडिंग शुरू कर दी,
तो वो एक नशा सा है कि जो आपको फिर से खींच के लाएगा। तो इस नशे को आप या तो छोड़ सकते हो, या तो मैं जो यहाँ पर रास्ता आजमा रहा हूँ कि मैं सेफली अब इसमें एंटर हूँगा ऑप्शन ट्रेडिंग में। मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ, ठीक है, लेकिन मैं इसमें जो अमाउंट ऐड करूँगा वो मेरी खुद की होंगी, और जो रिस्क रहेगा, रिस्क मैनेजमेंट के साथ ये सब चीज़ें करूँगा। सो आई होप कि मेरा एक्सपीरियंस आपको अच्छा लगा है। बाय द वे एक चीज़, बाय द वे आप लोग भी मुझे बताइए कि आपका जो नुकसान हुआ है शेयर मार्केट में वो कितना है, मतलब कितने रुपए आप लोगों ने यहाँ पर डुबाए हैं या फिर कमाए हैं, वो भी आप मुझे ज़रूर बताइए। थैंक यू।